ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं रिश्ते शर्मसार, बहन से बलात्कार। खबर चंदौली से है, जहां जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ 20 वर्षीय युवती से कथित दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप पीड़िता के रिश्ते में चचेरे भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और अन्य कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। थाना अलीनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 20 वर्षीय युवती के साथ उसके ही चचेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि परिवार की अनुपस्थिति में चचेरा भाई उनके घर आता जाता था, जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। परिजनों द्वारा रात्रि के समय ही इसकी सूचना थाना अलीनगर को दिया गया, जिस सूचना के आधार पर संगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, चंदौली से हैरान करने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक 20 वर्षीय जो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ थी जो लड़की, उसके साथ किस तरीके से चचेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, बताना चाहेंगे कि पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की, जो 23 वर्षीय लड़की है, उसके साथ उसके चचेरे भाई पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा रही है। हालांकि अभी पुलिस उसको संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता है, आरोपों को सही नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस संबंध में पूरी कार्रवाई की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा, हालांकि आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधा लेकर चलते हैं आपको खबरों। पहली खबर की हम बात करेंगे। दान चोरी मामला, नामजद एफआईआर की मांग। अयोध्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अयोध्या से जुड़ी एक खबर है। और तहरीर में पौली चढ़ावा मामले में कार सेवक ने दी तहरीर। राम जन्मभूमि थाने में दी गई है तहरीर। पूरी खबर अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी घोटाले से जुड़ी है। खबर अयोध्या से है, जहां दान का चढ़ावा विवाद लेकर हिंदू धर्म सेवा के प्रमुख कार सेवक संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर देकर नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी और संबंधित लोगों के नाम शिकायत में शामिल करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग उठाई है। संतोष दुबे ने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की भावना इस मामले से जुड़ी हुई है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पूरे मामले की जाँच सरकार द्वारा पहले ही एसआईटी को सौंपी जा चुकी है और एसआईटी 2 दिनों से पूरे मामले की जाँच बारीकी से कर रही है। चाशनी चाटते रहे, पब्लिक सुनती रहे, हाँ एसआईटी है। ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में एक चौथा काल है भवकाल। एसआईटी माने भवकाल, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई ये बिना विष का विषधर सर्प है, इसका कोई मतलब नहीं। इसका परिणाम हम आज ही आपको बता दें। ये चंपत राय को बचा ले जाएंगे, अनिल मिश्रा को बचा ले जाएंगे, टिन्नू यादव को बचा ले जाएंगे, गोपाल चोर को बचा ले जाएंगे। फंसेंगे कौन? वो गरीब लड़के बेचारे जो नौकर थे, उन्हीं के माथे मर दिया जाएगा। और ये चोरी आज से नहीं चल रही है,
ये वो चंपत राय है जिसने प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं 1250 सोनी चांदी हीरे जवाहिरात की सन 2002 में चोरी करके बेच लिया था। हम लोग तो गिनने वाले हैं। आज न परमहंस जी रह गए, न विश्वनाथ दास शास्त्री हैं, न रामदयाल जी हैं जो संघ के यहाँ प्रचारक थे, और न ही परमहंस राम चंद्रदास जी रह गए। तो अब अकेला मैं बचा हूं। अब भगवान की कृपा से जीवन बचा है तो इस सच को जनता के सामने लाऊंगा। हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आप सारे लोग जानते हैं, अयोध्यावासी सभी जानते हैं। और बाद एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, 2 दिनों से एसआईटी की जांच जारी, अब तक टीम को कौन कौन से अहम तथ्य या साक्ष्य मिले हैं, क्या अधिक जानकारी? जी, आपको बता चले कि आज जो है एसआईटी ने 42 लोगों से पूछताछ की, बैंक कर्मचारियों से लेकर के वहाँ की संस्था के जितने लोग थे वो भी जो काम कर रहे थे उनसे आज पूछताछ गहन अध्ययन किया है। अभी कुछ सबूत मिले हैं लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब ये तो समय जांच का विषय है कि कब उसको 15 दिन बाद खुलासा करते हैं, लेकिन कहने का एसआईटी जुटी हुई है। तो रही बात की कारण यहाँ की जो विपक्ष है पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। आज जो है कांग्रेस के शरद जी है जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने राम मंदिर में राम जन्मभूमि पे उन्होंने थाने पे तहरीर दी है, और एक कार सेवक से पहले पूर्व कार्यसेवक संतोष दुबे थे, उन्होंने भी आज राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है और कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारी, कर्मचारियों या शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की? आरपी सिंह, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी, आपको बता दें चलिए, शिकायतकर्ताओं से कोई पूछताछ अभी राम मंदिर के अंदर ही पूरी प्रक्रिया चल रही है। जितने वहाँ के है ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं उनसे पूछताछ जारी है। बाकी जितने वहाँ पे जो कार्यरत है, थोड़ी सूचना आई है, सूत्रों के वाले खबर आई है कहीं न कहीं जो बैंक जो है पैसे गिनने का काम करती थी वो कहीं न कहीं राम मंदिर को ठेका दिया था, या फिर ये कहिए कि कह रहा हो उनके थ्रू ही गिनाती थी। तो कहीं न कहीं अभी ये सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं एसआईटी के द्वारा, तो ये कहीं न कहीं सूचना आ रही है। अभी आगे क्या प्रकरण होता है ये देखने का विषय है। जी, आरपी सिंह, राम मंदिर से जुड़े इस संवेदनशील मामले में एसआईटी की अगली कार्य योजना क्या है और जांच रिपोर्ट कब तक आने की आपको उम्मीद लग रही है? एसआईटी की कार्य योजना में ये है कि हर हिंदू पहलू पे नजर रखे हुए है। वहाँ पे राम मंदिर में सुबह से ही अध्ययन कर रही है। राम मंदिर जब बंद हो जाता है तो सत्ता के हर बिंदुओं पे वहाँ पे अध्ययन करती है एसआईटी। 9 बजे से लगभग कल 11 बजे तक रात में ही वहाँ पे एसआईटी ने जांच की है, लेकिन अभी कोई वहाँ का खुलासा, अंदर का खुलासा नहीं पता ना एसआईटी टीम को बताने को तैयार है क्या आगे हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बिंदुओं पर पूरी तरीके से एसआईटी सक्रिय हो चुकी है। अब इंतजार तो ये है कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, रिजल्ट का क्या रिजल्ट देती है वो तो समय वक्त बताएगा, लेकिन जांच बहुत तेजी से की जा रही है और तगड़े में किया जा रहा है। जी, आरपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राम जन्मभूमि मामले में तहरीर दी गई, पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठाई गई है। अब बात करें अगली खबर की। घटिया निर्माण पर सवाल, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कहाँ ये खबर है, पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमीरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे 220/132/33 विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि निर्माण का ठेका लेने वाली अमरा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मानकों की अनदेखी की जा रही है। मौके पर जांच के दौरान केवल ट्रेंच की दीवारों में टूटी हुई ईंटों का इस्तेमाल और नींव की भराई में काली मिट्टी का उपयोग होते पाया गया, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार काली मिट्टी निर्माण कार्य के लिए सही नहीं मानी जाती। इसके अलावा पहले भी यहां से मजदूरों के बिना सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के काम करने के वीडियो सामने आते रहे हैं। जब मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थे। आरोप के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के मौदाहा तहसील के मुस्कुरा गांव के पास में है। ये मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक यूपी पीटीसीएल के द्वारा विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका ठेका अमरा राजा कंपनी को दिया गया है। जहां पर ये देख सकते हैं टूटी ईंटों से
इस पूरे निर्माण कार्य की जो नींव है वो रखी जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक बाउंड्री वॉल का काम किया जा रहा है जिसमें टूटी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं जो बाउंड्री वॉल है उसको टूटी ईंटों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। साथ ही आप ये देख सकते हैं बगल में ही जो काली मिट्टी है वो पड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा विद्युत उपकेंद्र बनाया जा रहा है इसमें काली मिट्टी से ही जो भराई है वो की गई है, न्यू भराई का काम किया गया है। और बताया जाता है कि जो सरकारी निर्माण कार्य हो या प्राइवेट निर्माण कार्य हो उनमें अगर काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है तो कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि जब काली मिट्टी में पानी पड़ता है तो वो फूलती है और सूखने पर सिकुड़ती है, जिससे कोई भी जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। काली मिट्टी की वजह से निर्माण कार्य में चट्टान आ जाती है और वो जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन इन लापरवाहियों को देखने के बाद भी जो अधिकारी हैं वो अभी तक सोते नजर आ रहे हैं और कोई भी इस उपकेंद्र में पहुंचकर यहाँ की सुध लेने की जहमत नहीं उठा पा रहा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये करोड़ों की लागत से उपकेंद्र यहाँ बनाया जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, करोड़ों की परियोजना में अगर मानकों की अनदेखी हुई है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक और जो भाजपा सरकार है वो जन कल्याणी योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, धरातल पे उनको उतारने का काम कर रही है। तो वहीं ये एक अनोखा मामला जो है वो हमीरपुर जनपद के मौदाहा तहसील के मुस्कुरा गांव के पास मौजा करगांव के पास बन रहे यूपी पीटीसीएल के एक विद्युत उपकेंद्र से निकलकर सामने आया। ये जो आपको बताते चले, ये जो विद्युत उपकेंद्र है ये करोड़ों की लागत से वहां बनाया जा रहा है, जिस पर कई तरह की जो अनियमितताओं की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। कई तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिन मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जब हम के न्यूज की टीम हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, उस उपकेंद्र में पहुंचती है, तो वहां की जो हकीकत है वो देखकर हम भी दंग रह जाते कि किस तरह जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक्शियन है, वो किस तरह जो टूटी ईंटें हैं उनके सहारे वहां दीवार खड़ी करवाने का काम कर रहे हैं। तमाम हमने मजदूर देखे जो महज ईंटों के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर दीवार बना रहे हैं। साथ ही वहीं काली मिट्टी पड़ी हुई देखी और आरोप है कि यही जो काली मिट्टी वहां डली हुई थी, इसी का जो स्ट्रक्चर वहां खड़ा किया गया उसकी नींव भराई में भी इसी काली मिट्टी का उपयोग किया गया। और आपको बताते चले कि ये जो काली मिट्टी है जब इस पे पानी पड़ता है तो ये फूलने लगती है और अगर ये सूखती है तो सिकुड़ती है, जिससे न सिर्फ नींव में बल्कि फर्श में भी बड़ी बड़ी चट्टान आ जाती है और जो भी निर्माण कार्य काली मिट्टी के ऊपर कराया जाता है वो पूरी तरीके से ही कुछ समय बाद ध्वस्त हो जाता है। तो इन सब जानकारी होने के बाद भी जो जिम्मेदार इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है। और जिसके बाद भी न सिर्फ जिला प्रशासन के अधिकारी बल्कि खुद यूपी पीटीसीएल के जो जिम्मेदार अधिकारी वो इस पूरे मामले पर किसी तरह से कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें ये जो यूपी पीटीसीएल का उपकेंद्र बनाया जाना था इसका जो पूरा ठेका है वो अमरा राजा एक कंपनी है हैदराबाद की जिसको दिया गया है बतौर अमरा राजा, इसमें पूरा काम लिए हुए हैं और उन्हीं के जो इंजीनियर हैं और तमाम जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं और ये लंबे वक्त से बनता चला रहा है। आपको बता दें ये जो विद्युत केंद्र जहाँ करगांव गांव के पास में बनाया जा रहा है ये जिला मुख्यालय से महज 45 से 50 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो जिला प्रशासन हमीरपुर के जिम्मेदार अधिकारी है वो भी कभी मौके पर पहुंचकर किसी तरह की कोई भी सुध लेते हुए नजर नहीं आते। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर हमने वहाँ जो जिम्मेदार थे, एक्शियन थे और उनसे जब हमने जवाबदेही मांगी तो वो अपनी नौकरी बचाने का हवाला देते हुए बचते हुए नजर आए। तो ये साफ तौर से बताता है कि जो ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, किसी एक अकेले की कहानी नहीं बल्कि ये पूरे मिले भगत से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो के न्यूज़ के कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुए जिम्मेदार, अभी तक इस मामले पर किसी का कोई पक्ष नहीं आया। विद्युत उपकेंद्र निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अब बात करेंगे डिलीवरी के दौरान ग्राम प्रधान की मौत। क्या पूरी खबर है, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। बांदा जिला एक बार फिर पर्यावरणीय संकट को लेकर सुर्खियों में है। लगातार बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों के दौरान
दोहन से चिंतित युवाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। जल, जंगल, पहाड़ और जमीन बचाने की मांग को लेकर युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर अभी भी प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को नहीं रोका गया तो आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड का पर्यावरणीय संकट और भयावह हो सकता है। हम लोग किसी दल से नहीं, सब लोग अपनी बांधक बचाने की, जैसा कहा जाता है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। निवेदन कर रहे हैं, हमारी कोई घर की मांग नहीं सर, बांधक जनपद के लिए मांग रहे हैं। हम लोग किसी दल से नहीं, सब लोग अपनी बांधक बचाने की, जैसा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। निवेदन कर रहे हैं, हमारी कोई घर की मांग नहीं सर, बांधक जनपद के लिए मांग रहे हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में लौटेंगे। खबरों का सारथी। अब बात करेंगे डिलीवरी के दौरान ग्राम प्रधान की मौत। क्या पूरी खबर है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के रेरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां मलकपुर गांव की वर्तमान ग्राम प्रधान नीलम देवी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। घटना के बाद परिवार में कोहरा मच गया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9 बजे नीलम देवी को प्रसव पीड़ा के चलते रेरा सीएससी में भर्ती कराया गया था। मृतका के पति मनोज कुमार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स दीपा और ममता ने डिलीवरी कराने के एवज में 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की। परिजनों का कहना है कि पैसे तुरंत न देने पर इलाज में लापरवाही बरती गई। परिजनों के अनुसार इस दौरान गर्भवती महिला को कथित तौर पर गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। करीब 11:30 बजे महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों की मौत हो गई। मृतका अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई है, जिसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आरोप यह भी है कि घटना के बाद डॉक्टर और पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मेरी घरवाली जो नीलम देवी ग्राम प्रधान, मैं सुबह डिलीवरी के लिए लाया था यहाँ पे। कहाँ पे? रहरा सीएससी में। तो इन्होंने मेरे से बोले कि 3000 रुपये दो। किसने मांगे?
दीपा जो है डॉक्टरनी नर्स, उसने 3000 रुपये मांगे मुझसे, बोलती है कि हम करेंगे। मैं बोला तुम करो, मैं पैसे दे दूंगा, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, और तुम डिलीवरी करो और निपटाओ। बोली ठीक है, लग गई। फिर लगने के बाद में उन्होंने इंजेक्शन, कैसे इंजेक्शन लगाए, एक्सफाल लगा दिया जिन कैसे, उससे हालत बिगड़ती चली गई। और उसकी जब उसका ख़त्म हो गई वो, तो फिर ये सारे अस्पताल में भाग गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता सीरव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरव, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और स्टाफ पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा के रारा थाना क्षेत्र से बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाला है। और ये पूरा मामला थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव मलकपुर की वर्तमान ग्राम प्रधान नीलम देवी के साथ में हुआ है, जहां नीलम देवी की 9 बजे लगभग डिलीवरी रहरा सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए लाया गया था। जब अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स दीपा और डिलीवरी के एवज में 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की, पैसे बाद में देने की बात कहने के बाद में स्टाफ में भारी लापरवाही की और गर्भवती महिला को एक गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके चलते इंजेक्शन लगने के बाद में नीलम देवी की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई थी, और जिसके चलते 11:30 को उनकी जो है पेट में चल रहे बच्चे और उनकी खुद की मौत हो गई थी। मृतका अपने पीछे 3 छोटे बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई है। इस दर्दनाक घटना को सामने आने के बाद में जो है छिपाने की कोशिश की गई है। मेडिकल स्टाफ सबको वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद में वहां पे तमाम जो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और जो है आदमपुर थाना क्षेत्र में इसकी पूरी रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है, और पूरी तरह से जो स्टाफ और नर्स जो इसमें जो रिश्वत के आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। और जो मृतका का पति है उनके द्वारा भी मांग की गई है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइवेट उसमें मेडिकल में या स्वास्थ्य विभाग में है और जिनके द्वारा इस तरह की घटनाएं की जाती हैं लापरवाही के दौरान या रिश्वतखोरी के दौरान, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इस मामले को देखने के बाद में स्वास्थ्य विभाग पर भी जो है सवाल खड़े हो गए हैं। अब इसमें आगे की कार्रवाई की क्या होने वाली है, ये आगे की बात होगी। जी सिरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो डिलीवरी के दौरान ग्राम प्रधान नीलम देवी की मौत हो गई है। अब बात करें अगली खबर की। पालतू बिल्ली बबली लापता, लगे पोस्टर। क्या पूरी खबर है? पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। रामपुर में लापता पालतू बिल्ली की तलाश, परिवार ने घोषित किया 5000 रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक पालतू बिल्ली के लापता होने का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर लोगों को अपने पालतू कुत्तों या अन्य जानवरों से लगाव होता है, लेकिन यहाँ एक परिवार अपनी पालतू बिल्ली के गायब होने से बेहद परेशान और भावुक है। बबली नाम की यह बिल्ली पिछले करीब 2 वर्षों से परिवार के साथ रह रही थी। परिवार का कहना है कि बबली केवल एक पालतू जानवर नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह थी। वह घर के हर सदस्य के साथ घुल मिल गई थी और परिवार के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी। परिजनों के अनुसार करीब 25 दिन पहले बबली अचानक घर से गायब हो गई। शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि वह आसपास कहीं घूमकर वापस लौट आएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिवार ने उसकी तलाश तेज कर दी, लेकिन बिल्ली का अभी तक कोई पता नहीं चला। ये बिल्ली हमारे पास कम से कम 2 साल से ये रह रही थी और अचानक एक दिन रात में 11-12 बजे ये हमारे घर पे आई तो ऐसे लगा जैसे बच्चा भूखा हो। अब से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और जब हमने इसको दूध दिया तो ये हमारे घर पे अंदर आ गई और उसी दिन ऐसा खेली हमारे साथ बच्चों के साथ, पूरी एक फैमिली मेम्बर बन गई। फिर इसका आना जाना रहा। फिर हमने इसको खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी ला के दी, जो इसके चोकोज होते हैं वो भी हमने इसको खिलाए। बड़े प्यार से हमारे साथ पूरे फैमिली मेम्बर बन गई है और कभी इसने हमको परेशान नहीं किया, ना कभी हमारे घर में कोई ऐसी गंदगी की इसने जैसे अक्सर जानवर करते हैं, वो भी नहीं किया इन्होंने। कुछ टाइम बाद फिर इसको जब आना जाना अच्छा लगा तो हमने भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया इसको पालने में। अब बात करें अगली खबर की। पर्यावरण संकट पर गुस्सा भारी। बांदा जिला एक बार फिर पर्यावरणीय संकट को लेकर सुर्खियों में है। लगातार बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से चिंतित युवाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। जल, जंगल, पहाड़ और जमीन बचाने की मांग को लेकर युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और
विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर अभी भी प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को नहीं रोका गया तो आने वाले इस वर्षों में बुंदेलखंड का पर्यावरणीय संकट और भयावह हो सकता है। देखिए, ये आज सभी हमारे युवा साथियों, बांदा के जिले के युवा साथियों ने एक बीड़ा उठाया कि हम जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों को, नदियों को बचाना। उसी क्रम में आज ये सभी लोग, सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग, छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ों को बचाया जाए। आज लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अपना जो भी विचार है एक पत्र के माध्यम से हमें दिया है और उनमें जो भी उन लोगों की मंशा है वो पर्यावरण को बचाने के लिए है और उनको हमारे द्वारा भी बताया गया कि प्रशासन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भी उसको एक्नॉलेज किया गया और भविष्य में जो प्रशासन के साथ उनका उद्देश्य था, प्रशासन के साथ पर्यावरण को बचाने की दिशा में उनका सहयोग भी लिया जाए। ये एक ऐसी पहल है कि जो आज बांदा विश्व में गर्म तापमान के लिए जाना जाता है या जाना जा रहा है, या मैं ये कहूँ कि बांदा भूतों का शहर होने जा रहा है। इसको कैसे बचाएं, इस मुहिम के लिए जल, जंगल, जमीन, पहाड़ बचाओ अभियान के तहत ये युवा आगे आए हैं। क्या कहा जिलाधिकारी? जिलाधिकारी महोदय ने बहुत साफ शब्दों में हमारे ज्ञापन लेने के बाद साफ शब्दों में कहा कि इसकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाएंगे। ये आज सभी हमारे युवा साथियों, बांदा के जिले के युवा साथियों ने एक बीड़ा उठाया कि हम जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों को, नदियों को बचाना। उसी क्रम में आज ये सभी लोग, सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग, छोटे बड़े सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ों को बचाया जाए, हमारे नदियों को बचाया जाए। हम खड़े हैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं आज बांदा के युवा शक्ति यानी युवाओं ने आज एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी है। बांदा में बढ़ते वैश्विक स्तर के तापमान को किस तरीके से कम किया जाए उसके कारणों पर आज यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी है और यहाँ लगभग 100 युवाओं ने आकर के जल, पहाड़, जंगल, जमीन को बचाने की एक मुहिम छेड़ी है कि बांदा किस तरीके से बचाया जा सके। ये आज समस्त बांदावासियों का, किसी भी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम में समस्त लोग, सभी को हमने हर दल के लोगों को बुलाया था और हर दल के लोगों ने बांदावासियों की ओर से सभी लोगों ने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया। क्या कहा जिलाधिकारी ने? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने हमारी पूरा बात सुनी गई है अच्छी तरीके से। उनको पूरा एक जानकारी हमने दी, हमारे जो बिंदु थे हमने सारे बिंदुओं में अवैध खनन से लेकर हमने सब कुछ उनको बताया। पहली चीज़ तो इसमें संशोधन करूंगा, आदरणीय पत्रकार महोदय आपसे बताना चाहूँगा कि 5 लाख पेड़ क्या कागज में लगाए गए हैं जमीन पे? पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा क्या ये तो प्रशासन कह रहा है, ये तो प्रशासन। अच्छा हो सकता है लगाया हो, लेकिन हमको 8 लाख हमको अभी तक ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं दी जमीन पे। हो सकता है कागजों में लग गए हो, करोड़ों रुपए अंदर भी कर लिए हो माननीय डीएफओ साहब ने और वन रेजिडेंस ने जो भी किया हो, पेड़ों के नाम पर पैसों की उगाही हो रही है। इसके लिए तो हम सारे लोगों को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। पहले स्तर पे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ही क्योंकि बात करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वही चीज़ों को एडमिनिस्टर कर रहा होता है। और सेकंड पॉइंट हम ये रख सकते हैं कि जो हमारी ये जो पब्लिक है, जब पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट करके एक साथ, जैसा कि हमारे डीएम साहब ने ये चीज़ बताया कि हम आप लोगों को बुलाएंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका करवाने की कोशिश करेंगे। हमने अपना प्लान जो है डीएम साहब को दिया भी हमारा, जिसमें प्रथम मांग जो रखी गई है हमने यही रखी है कि आप हमारे यहाँ पर जो है सबसे पहले तो एक कमेटी तैयार करिए जिसमें हमारे यहाँ के पर्यावरण के विशेषज्ञ हों जो दे सकें आपको कि हमें ये शहर को बचाने के लिए क्या क्या मुहिम कर सकते हैं। उस कमेटी में आप न्यायिक अधिकारियों को, जैसे शहर के जज को, पर्यावरण के लोगों को, अच्छे सामाजिक लोगों को, साफ चेहरों को जो अच्छे काम करते हैं और अच्छे अधिकारियों को रखें और उनकी डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री जी से उनके निरीक्षण रखवाएं। यहाँ पर इनकी मुहिम किसी अवैध खनन को रोकने की नहीं, खनन को रोकने की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारी मशीनों से ब्लास्टिंग करके बालू का, पहाड़ों का खनन किया जा रहा है, लिफ्टर लगा करके पानी के अंदर से बालू निकाली जा रही है, यकीनन उस पर रोक लगे, लेकिन क्या रोक लग पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे खाली बोतल लाओ, पैकेट लाओ, पैसे पाओ।
आप देख रहे हैं